ससुराल में पहली सर्दी। बबीता रजाई में आराम से सो रही थी। तभी अलार्म में 8 बजते हैं और नींद में बबीता उस अलार्म को बंद कर देती है। तभी हाथ में कॉफी लिए उसकी माँ पुष्पा आकर कहती है, अरे बबीता बेटा, और कितना देर सोती रहेगी? चल उठ जा, 8 बज रहे हैं। कॉफी पी ले अपनी। माँ सोने दो ना, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा। बहुत सर्दी हो रही है। इतनी बड़ी ऊँटनी हो गई है, फिर भी मुझे तुझे रोज सुबह उठाने के लिए आना पड़ता है। उठ रही है या नहीं बेटा? अभी तो मायके में है, जब ससुराल जाएगी तो सुबह सुबह उठना पड़ेगा। वहां तेरी सास तुझे छोड़ेगी नहीं। यहाँ तो मैं हूँ जो अभी तक तेरा काम कर देती हूँ। माँ, वहां पर भी पड़ी रहूंगी मैं, कर लेगी मेरी सास। काश मुझे आपके जैसी सास मिल जाए, जिससे मुझे काम न करना पड़े। हाँ बड़ा, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तेरी रजाई ही मुझे खींचनी पड़ेगी, फिर ठंड लगेगी तो उठ जाएगी। ऐसा कहकर पुष्पा उसकी रजाई खींच लेती है। तभी बबीता ठंड से उठ जाती है। अब चुपचाप उठ और ऑफिस जा, वरना घर की सफाई करियो और तांड पर भी चढ़कर सफाई करेगी। नहीं नहीं, मुझे कोई सफाई नहीं करनी, मैं जा रही हूँ ऑफिस। पता था, सफाई के नाम से फटाफट ऑफिस भागेगी। तभी बबीता फटाफट ऑफिस भाग जाती है। फिर शाम को वापस घर आकर कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना बना दो। आज क्या है? आज तो थर्सडे है, इसका मतलब आज मुझे बनाना है। अब जाकर हाथ मुंह धोकर खाना बना, मैंने नहीं बनाया। माँ, आज मैं बहुत थक गई हूँ, ऑफिस में बहुत काम था, मुझसे काम नहीं होगा और ठंड भी लग रही है। मैं हीटर के सामने बैठ रही हूँ, प्लीज आप खाना बना दो। कर दी ना तूने वही वाली बात। बेटा काम करने लग जा, आदत डाल ले। ससुराल में कोई तेरी ठंड नहीं देखेगा, काम हर हालत में तुझे ही करना होगा। मुझे भी तो ठंड लगती है, पर मेरे बारे में नहीं सोचती। माँ, अगले हफ्ते पक्का खाना बनाऊंगी, अब आप क्यों सास बन रही हो अभी से? उसकी ये बात सुनकर पुष्पा फटाफट खाना बनाकर उसे दे देती है और हैरानी से बबीता कहती है, अरे वाह माँ, आधे घंटे में आपने इतनी जल्दी खाना कैसे बना लिया? जैसे बनाते हैं, तू होती तो 2 घंटे भूखा मार देती सबको, तब बनाती खाना। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बोला। सुधर जा बेटा, सुधर जा, अभी भी वक्त है। खाना खाने के बाद पुष्पा बबीता से कहती है, तेरा काम कर दिया मैंने, अब जाकर रसोई साफ कर और बर्तन भी। माँ, ठंड लग रही है, मुझसे नहीं होगा काम, ठंडे पानी में हाथ जम जाएंगे मेरे। गर्म पानी रखा है, जा बर्तन मांझ, हाथ नहीं जमेंगे। बहुत काम से बचती है तू। मुझे माँ के शातिर दिमाग से कोई नहीं बचा सकता। चलो बर्तन मांजने। तभी माँ के कहने पर बबीता बर्तन साफ करती है और पानी को छूते ही कहती है, गर्म पानी छूकर भी बहुत ठंड लग रही है। ठंडे ठंडे पानी से बर्तन साफ करना आना चाहिए। गर्मी लगे या ना लगे, काम जरूर करना चाहिए। वक्त बीतता है। बबीता को सारा काम अच्छे से आता था, फिर भी वो ठंड में आलस्य से काम करती नहीं थी, पर पुष्पा उसे जबरदस्ती करवाया करती थी। अगले साल पुष्पा अपनी बेटी की शादी राहुल नाम के लड़के से कर देती है, जहां ससुराल में वो सबको खुश रखती है। पर 3 महीने बाद ही दिसंबर का महीना लग जाता है और फिर से बबीता को ठंड के कारण आलस आता है। एक सुबह वो बहुत देर तक सो रही थी। तभी राहुल उससे कहता है, बबीता कितनी देर सोओगी? जानती हो ना, माँ को टाइम पर चाय नाश्ता चाहिए होता है। राहुल जी, मुझे सोने दीजिए, मुझे ठंड लग रही है, एक और कंबल डाल दीजिए। माँ के आने से पहले उठ जाओ, ठंड तो 4-5 महीने रहेगी, तब तक बिस्तर में रहोगे क्या? राहुल के इतना कहने पर भी बबीता नहीं उठती, पर जैसे ही उसे अपनी सास की आवाज आती है, वो झट से उठकर बैठ जाती है और तैयार होकर फटाफट से उसके लिए चाय बनाकर 15 मिनट में यशोदा के सामने हाजिर हो जाती है। माँ जी, चाय पी लीजिए। इतनी देर कहाँ लग गई तुझे? कब से आवाज लगा रही हूँ। वो माँ जी, मैं काम कर रही थी तो सुन नहीं पाई पहली आवाज। ठीक है, जैसे गर्मी में टाइम से उठकर खाना बनाती थी, ऐसे बनाया कर अब भी। माँ जी, ठंड इतनी पड़ रही है कि काम जल्दी जल्दी नहीं हो पाता, ना जल्दी उठने का मन करता है। अपनी दिक्कतें मुझे मत बता, काम तो सारा समय पर ही होगा, चाहे कुछ भी हो। इसीलिए कल से लेट नहीं होना चाहिए। अब जा,
कपड़े गंदे पड़े हैं, उन्हें धो दे। और हाँ, राशन ले आई हूँ, साफ कर दिए, अब धोकर धूप में डाल दे। जी माँ जी। ये कहते ही बबीता खाना बनाकर ठंडे पानी में कपड़े धोती है और कहती है, आह बाप रे बाप, कितना ठंडा पानी है। मेरे तो हाथ बर्फ जैसे जम गए। मुझसे नहीं धुल रहे कपड़े, पर माँ जी ने कहा है तो मुझे धोने ही पड़ेंगे। इसके बाद और भी काम है और सारे ठंडे पानी का है। इस तरह बबीता सारे काम कर लेती है, पर उसके हाथ सूज जाते हैं। एक दिन ठंड से कांपकर वो अपने कमरे में आकर राहुल से कहती है, राहुल जी, एक हीटर ले आइए, मुझसे सर्दी झेली नहीं जाती। देखिए ना, उंगलियां सूज गई है। मुझे आदत नहीं है ना, अपने घर नहीं करती थी। जानता हूँ तुम्हारी पहली सर्दी है, और चिंता मत करो, कल हीटर ले आऊंगा मैं, ठीक है? शुक्रिया राहुल जी। तभी सास आकर कहती है, कोई जरूरत नहीं है हीटर लाने की, बहू लकड़ियां जला ले, बिजली का बिल आएगा। सर्दी के मौसम बिजली बचाने के होते हैं। सास की बात सुनकर बबीता चुप हो जाती है। वक्त बीतता है। अब उसकी 1 साल की छोटी बच्ची थी, जिसे सर्दियों में उसका ख्याल रखना होता था। तभी सास अपनी पोती को गोद में लेकर कहती है, अरे बहू, तूने इसे इतने मोटे कपड़े क्यों पहनाए हैं? टोपा, जुराब, स्वेटर। माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची को सर्दी लगे। ठीक है, मैं इसे संभालती हूँ, तू जाकर काम कर ले घर के। बबीता घर के सारे काम कर लेती है। इसके बाद उसकी उंगली और ज्यादा सूजकर दर्द करने लगती है और वो अपने कमरे में रोते हुए कहती है, माँ बिल्कुल ठीक कहती थी कि ससुराल जाऊंगी तब करना पड़ेगा। यहाँ मेरी सास के सामने बिल्कुल नहीं चलती थी, और वहाँ माँ मेरे बिस्तर पर खाना ले आया करती थी। ऑफिस से आकर भी मैं खाना नहीं बनाती थी, तो माँ ही किया करती थी। अरे बेटा, तू आ गई ऑफिस से? बेटा आज मुझे, माँ कुछ मत कहो, मेरी हालत खराब है। देखना कितना बुखार है ठंड की वजह से मुझे। मैं आराम कर रही हूँ, हल्दी का दूध ले आना। ठीक है, मैं ले आऊंगी। पुष्पा को भी 103 बुखार था। बावजूद इसके वो सारा खाना बनाकर अपनी बेटी को दूध और दवाई देकर सो जाती है। अगले दिन जब वो उठ नहीं पाती तो बबीता घबरा कर कहती है, माँ क्या हुआ आपको? बुखार कैसे हो रहा है? अरे बेटा, बुखार आ रहा है कल से। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना काम करती हो पर अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताती। क्या बताती? कल तुझे भी बुखार था, तुझसे खाना बनता नहीं, इसलिए मैंने ही बना दिया। तभी अचानक से डोरबेल बजती है और बबीता अपने बीती बातों से बाहर आती है। ये क्या? लगता है मैं माँ को याद करने लगी थी। 4 बज गए, शाम की चाय बनानी होगी और मुन्नी को भी देखना होगा। बबीता चाय बनाकर सास को देती है और कहती है, बहू, 1 कप चाय से क्या होगा? अपनी माँ को तो चाय दे दे। क्या माँ आप आ गई? तभी बबीता अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। अरे क्या हुआ? तू इतना रो क्यों रही है? मैं तेरे लिए और मुन्नी के लिए क्या लेकर आई हूँ? सर्दी के कपड़े, और तेरे लिए गजक, और समधन जी आपके लिए ये ऊन का स्वेटर मैंने अपने हाथ से बनाया है। शुक्रिया समधन जी। बहू, तू रो तो ऐसे रही है जैसे जेल में बंद थी। नहीं माँ जी, इतने दिनों बाद माँ को देखा तो आंसू छलक गए। सास कमरे में सामान रखती है तो पुष्पा अपनी बेटी को सूजी हुई उंगलियां दिखाकर कहती है, लगता है मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है। यहाँ का सारा काम करती है ना। दवाई लगा लेना। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ससुराल जाकर करना पड़ता है। जितना माँ आप मेरे लिए करती थी उतना तो शायद मैंने कभी आपके लिए किया ही नहीं। कैसी बेटी हूँ माँ मैं। आप तो मुझे बर्तन धुलवाने के लिए गर्म पानी देती थी, पर यहाँ तो ठंडे पानी से ही सारा काम करना होता है। माँ जी बहुत बचत करती हैं। आई लव यू माँ, आप बहुत अच्छी हो और मैं भी अच्छी माँ बनूंगी अपनी बेटी के लिए, मुझे पूरा भरोसा है। दरवाजे पर खड़े होकर सास माँ बेटी की बात सुनती है, जिससे उसे अपने कठोरपन का एहसास होता है। इसलिए वो बबीता को बार बार कहना छोड़ देती है और उसके लिए हीटर लगा देती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। परिणीति रसोई में खड़ी खाना बना रही थी। तभी अचानक उसकी 5 ननद श्रुति, जिया, निकिता, निम्मी और अन्नू किचन में पधार पड़ती हैं। ओह माय गॉड! परिणीति भाभी, ये करछी चमचा चलाना छोड़िए और चलकर मेरी चोटी बना दीजिए। मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। नहीं भाभी, पहले मेरी ड्रेस प्रेस कर दीजिए, आज मुझे पार्टी के लिए जाना है।
तेरी पार्टी गई तेल लेने। भाभी देखो ना, टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा, जरा ढूंढ दो प्लीज। जिया, तुमने हॉल से उठकर रसोई में आने की तकलीफ कर ली, मगर एक रिमोट नहीं ढूंढ सकती? छोटी बच्ची हो क्या? मैं क्या रजनीकांत का बनाया रोबोट हूँ जो आंखों से स्कैन करके रिमोट छान मार लूंगी? अरे भाभी, आप हम पांचों ननद की कामकाजी भाभी हो, चाहे काम रसोई की कड़छी चमचा चलाना हो या किसी को टिप टॉप बनाना हो, आप तो चुटकियों में कर देती हो। भाभी, आप इसकी मक्खनबाजी में मत आना, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता। भाभी खाना बना रही हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम चारों किचन से कल्टी करो, वरना तुम चारों कामचोरों को मैं कच्चा चबा जाऊंगी। पहले होगी पेट पूजा, फिर काम दूजा। बाढ़ में गई तेरी भूख। भाभी मेरा काम करेंगी पहले। नहीं, मेरा काम करेंगी। अपनी पांचों कामचोर ननद को इस कदर नोक-झोंक करता देखकर परिणीति सिर पकड़कर फुसफुसाते हुए बोलती है, पता नहीं भगवान ने मुझे एक साथ 5 कामचोर निकम्मी निठल्ली ननद की भाभी बनाया ही क्यों। सुबह का सूरज निकलते देर नहीं होती कि मेरी नल्ली ननद नगाड़े बजाने लगती है। बस बंद करो झगड़ना, तुम्हारी खटपट से मेरे कानों से खून निकल रहा है। और बारी बारी से बताओ किसका क्या काम करना है। पांचों आलसी ननद बेचारी अकेली भाभी पर काम थोप कर मटर गश्ती करने चली जाती हैं और परिणीति एक पांव पर नाचती हुई पांचों का काम पूरा करती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, जिसके साथ पांचों के अंदर बसा आलस चार मीनार की चढ़ाई चढ़ने लगता है। एक शाम किचन का काम निपटाने के बाद परिणीति गहरी सांस भरते हुए बोलती है, शुक्र है आज तो 5 बजे तक सारा काम चकाचक हो गया और रात के डिनर की तैयारी में अभी 2 घंटे हैं। इतनी देर कमर सीधी कर लेती हूँ। जैसे ही परिणीति अपने कमरे में जाकर बैठती है कि अचानक उसे श्रुति की चीख सुनाई देती है। आह भाभी! अरे ये तो श्रुति की आवाज है, ये चिल्ला क्यों रही है? बेचारी भाभी ननद के मोह में भागती हुई कमरे में आती है, जहाँ श्रुति मोमोज के चटखारे लगा रही होती है। भाभी प्लीज जरा जल्दी से मुझे पानी पास कर दीजिए, मिर्च के मारे मेरी जुबान जल रही है। परिणीति जल्दी से श्रुति को पानी दे देती है, जिसे पीकर श्रुति कहती है, थैंक यू भाभी। हो गया ना गला गीला? अब बताओ फटे ढोल की तरह क्यों चीख रही थी? पानी देने के लिए। क्या तुम इतनी कामचोर कैसे हो सकती हो यार? श्रुति, फटे स्पीकर की तरह चिल्ला सकती हो मगर अपना हाथ पांव चलाकर खुद पानी नहीं ले सकती थी। अरे पानी का जग कोई 7 समुंदर पार थोड़ी रखा था, 4 कदम चलना भी भारी पड़ रहा है क्या? ओ भाभी जस्ट इतना हाइपर क्यों हो रही हो? और वो भाभी ही क्या जो ननद के नखरे ना उठाए। अपनी ननद की अतरंगी सोच सुनकर भाभी कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और पांचों ननद छोटे से छोटा काम भी अपनी कामकाजी भाभी से करवाती। एक रात पांचों ननद मेज पर बैठी कांटा चम्मच बजाते हुए बोलती हैं, भाभी जल्दी करो, हमें जोरों की भूख लगी है। बस पांचों के लिए पेट पहाड़ है, दिन भर मटर गश्ती मारती हैं। मौज तो इनकी है, पका पकाया खाकर थाली भी नहीं उकसाती। अगर मेरी इन भुक्कड़ ननद का बस चले तो मुझे ही खा जाए। परिणीति जल्दी से खाना बनाकर मेज पर परोसती है, तभी पांचों ननद नाक चढ़ाकर बोलती हैं, ओह गॉड भाभी, ये क्या बेढंगा खाना बनाया है, हम ये घास फूस नहीं खाएंगे। क्यों, क्या खराबी है खाने में निम्मी? इतनी मेहनत से खाना बनाया है भाभी ने, ये सारा का सारा। चल खाना खा। प्लीज माँ, ये बैंगन का भरता मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा। क्यों गर्ल्स? हाँ भाभी, ये बैंगन का भरता हम नहीं खाएंगी। जाइए भाभी, जाकर अपनी पांचों ननद के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाइए। बिल्कुल नहीं, मैं अब कुछ नहीं बनाऊंगी, जो बना है वही खाओ, वरना भाड़ में जाओ। अपनी भाभी की मनाही सुनकर पांचों ननद चिकनी चुपड़ी चाल चलती हुई कहती हैं, भाभी आपके रहते आपकी पांचों ननदें भूखी रहेंगी, आपको अच्छा लगेगा क्या? देख लेना, एक दिन जब आपकी पांचों ननद अपनी ससुराल चली जाएंगी तो आप हमारे गम में आंसू बहाते हुए पछताओगी कि काश आप हमें पास्ता खिला देती। हाँ हाँ, बंद करो तुम पांचों ये मक्खनबाजी, बना रही हूँ मैं पास्ता। ये सुनकर पांचों आलसी ननद एक जंग जीतने वाली मुस्कान देकर फुसफुसाती हैं, लकड़ी की काठी और भाभी हमारी काम काजी। दिन भर की थकी हारी परिणीति अपनी ननद के लिए पास्ता बनाती हुई कहती है,
पता नहीं ये ननद इतनी नखरीली क्यों होती है। अपनी भाभी पर जरा भी तरस नहीं खाती। दिन भर गधों की तरह खटने के बाद भी रात को मीठी नींद नसीब नहीं होती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, मगर ननद का आलस कहाँ घटने वाला था। कामकाजी भाभी अपनी ननद की जी हुजूरी में जुटी रहती हैं। पानी सर से ऊपर उफन आया है। आलस में मेरी पांचों ननद निकम्मी बन गई है। एक दिन का भी टस से मस नहीं करती। इससे पहले कि इनकी कामचोरी के किस्से आसमान छुए, मुझे इन्हें जमीन पर लाना ही होगा। अगली सुबह। सुनो, तुम चारों ने भाभी को देखा क्या? पता नहीं भाभी कहाँ है। हम चारों कब से चाय का इंतजार कर रही हैं। चलो उनके कमरे में चलकर देखा जाए। इसके बाद पांचों ननद एक साथ परिणीति के कमरे में आती हैं। पधारो मेरी पांचों निकम्मी ननद। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें निकम्मी कहने की? क्यों, निकम्मी का कोई और नया नाम निकला है क्या? भाभी ये सब छोड़ो, हमें जोरों की भूख लगी है। चलकर हमारे लिए कुछ बना दो। क्यों, तुम पांचों के हाथों में क्या मेहंदी लगी हुई है? आज से तुम पांचों अपना अपना काम खुद करोगी, क्योंकि मैं छुट्टी पर हूँ। ये सुनकर पांचों आलसी ननद एक दूसरे का मुंह ताकने लगती हैं। क्या हुआ, काम करने के नाम से तुम पांचों के हाथ पांव क्यों फूलने लगे? अब बताओ, होई ना तुम मेरी निकम्मी ननद? बिल्कुल भी नहीं, हम अपना काम खुद कर लेंगी। इतने के बाद पांचों ननद बाहर आती हैं और श्रुति उन्हें काम बांटती है। जिया, तुम जाकर कपड़े धो। निकिता और निम्मी, तुम दोनों जाकर सफाई करो। और अन्नू, तुम बर्तन मांज दो। और मैं बनाऊंगी खाना। क्या तुम सब तैयार हो? हाँ, हम सब तैयार हैं। इसके बाद पांचों कामचोर ननद काम करने लगती हैं, मगर कोई भी सफाई से अपना काम नहीं कर पाता। जिसके बाद पांचों आलसी कामचोर ननद एक दूसरे पर कुड़कुड़ाती हुई कहती हैं। ये कैसा कच्चा पक्का खाना बनाया है तुमने? रोटी जलकर खाक हो गई है और सब्जी में नमक ही नहीं है। और अन्नू, ये कैसे बर्तन मांजे हैं? जूठन अपनी थाली में ही लगा रखा है। अरे तो तुमने कौन सा फर्श चकाचक किया है? अरे जब तुम्हारे कामों में कमी हो सकती है तो हमारे कामों में क्यों नहीं? इस तरह पांचों कामचोर ननद एक दूसरे से झगड़ने लगती हैं और अफसोस जताती हुई कहती हैं। पता नहीं भाभी अकेले ये सारा काम कैसे करती थी। यहाँ तो हम पांचों के लिए इतना कुछ करना भारी पड़ रहा है। चलो भाभी के पास चलते हैं। इसके बाद पांचों आलसी ननद अपनी भाभी के पास आती हैं। भाभी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। इतने सालों से आप हम पांचों ननद के नखरे झेल रही थी, मगर हम पांचों की तो एक ही दिन में हालत पंचर हो गई। काश भाभी, हम पांचों भी आपकी तरह कामकाजी होते, मगर आज से हम पांचों हर काम में आपका हाथ बटाएंगे। तो आखिरकार मेरी पांचों आलसी ननद को अपनी भाभी की कदर समझ आ ही गई। ये सुनकर पांचों ननद मुस्कुरा देती हैं और उस दिन के बाद से पांचों ननद अपनी भाभी के साथ मिलकर हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाया करती। नाश्ते की मेज पर बैठी निधि अपनी भाभी पर फुसफुसा रही थी। भाभी, अरे ओ भाभी, नाश्ता बना कि नहीं? अगर अगले 2 मिनट में मुझे मेज पर नाश्ता नहीं मिला ना तो क्या करोगी तुम? ज्यादा से ज्यादा चिल्लाओगी, इसके सिवा तुम्हें आता ही क्या है? और रही बात तुम्हारे 2 मिनट की, तो 2 मिनट में बस मैगी बनती है, नाश्ता नहीं। भाभी, अपनी भाषणबाजी ना मुझे मत सुनाना, वरना क्या करोगी तुम? वरना मैं आपको धूल चटा के रख दूंगी। आप नहीं जानती कि आपकी ननद निधि क्या चीज है। मोहल्ले से लेकर कॉलेज के चप्पे चप्पे तक आपकी नंद के चर्चे चलते हैं। क्यों, तुम क्या कहीं की अफलातून हो या किसी खुफिया माफिया ग्रुप की मेंबर हो? देखो, अपने कॉलेज और यहाँ के मोहल्ले के लिए तुम जो भी हो, मगर मेरे लिए तुम निठल्ली निकम्मी ननद हो। ये सुनकर ननद का पारा भाभी पर फूट पड़ता है। तुमने मुझे निकम्मी कहा? खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मेरे तानों के तोप ही बहुत है। किस बात का घमंड है तुम्हें? दिन हो या रात घास फूस बनाकर खिला देती हो, मैले कुचैले कपड़े धो देती हो और बस जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं बिस्तर पकड़ लेती हो। अरे असल काम चोरी तो तुम करती हो भाभी। देखते ही देखते दोनों ननद भाभी की तू मैं लड़ाई का मोड़ ले लेती है। आवाज सुनकर सरिता और राजीव भागकर वहाँ आते हैं। हे भगवान, आज फिर तुम ननद भाभी ने भोर सवेर ही महाभारत शुरू कर दी। जब देखो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती झगड़ती रहती हो, दोनों की दोनों। माँ जी, समझाइए अपनी लाडली को
कि मुझसे लड़ाई की जड़ ना खोजे, वरना अगली बार बात नहीं बल्कि मुक्कालात होगी। मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं, पानी पिलाकर न रख दिया ना तुम्हें भाभी तो मैं भी तुम्हारी ननद नहीं। उस घड़ी तो ननद भाभी की लड़ाई खत्म हो जाती है, मगर दोनों ननद भाभी भीतर ही भीतर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की ताक लगाए बैठी थी। बहू, अरियो भावना बहू, जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी, कहिए। ये ले पैसे और बाजार जाकर पालक पनीर लिया। राजीव को बड़े दिन से पालक पनीर की सब्जी खाने का मन है। भावना बाजार से सामान लाकर रात के खाने की तैयारी में भिड़ जाती है। कुछ देर बाद बन गई पालक पनीर की सब्जी। इससे पहले कि मेरी निकम्मी ननद फिर से चिल्लाए, खाना मेज पर परोस देती हूँ। भाभी, ओ भावना भाभी, नाम लेते ही शैतान हाजिर। कुछ कहा क्या आपने? खैर छोड़िए, माँ ने आपको बुलाया है, बड़ी गुस्से में लग रही हैं। बहू का मुंह फीका पड़ जाता है और वह भागती हुई चली जाती है। तभी ननद मिर्ची से भरी बरनी सब्जी में मिलाकर कहती है, अब आएगा मजा जब माँ और भैया मिर्च से भरा पालक पनीर खाएंगे तो बम और धमाका। अपनी ननद की कारस्तानी से अनजान भाभी सभी को खाना परोसती है। अरे निधि, तुम कहाँ जा रही हो? खाना नहीं खाना क्या? जी नहीं भाभी, आपके हाथों का घास फूस खाकर अपनी रात खराब करने से अच्छा है कि मैं भूखी रह जाऊं। ये इसे क्या हो गया? वैसे तो खाने के लिए शाम होते ही चिल्लम चिल्ली लगा देती है। कुछ तो खिचड़ी पका रही है ये। अरे बहू, तू कहाँ खो जाती है? जाने दे उसे और जल्दी से पालक पनीर हमारे प्लेट में परोस। भावना जल्दी से खाना परोस देती है, मगर जैसे ही राजीव और सरिता खाने का पहला निवाला खाते हैं, उनकी आंखों से आंसू और कानों से धुआं और मुंह से बड़ी चीख निकलती है। हाय री मोरी मैया, तेरे हाथों के हिसाब ने होश खो दिया है क्या, जो तेगी मिर्च की पूरी बरनी इस पालक पनीर में बलि चढ़ा दी। अरे माँ, सारा ध्यान तो झगड़ा झंझट में रहता है, फिर खाने में मिर्च का जलजला तो मिलेगा ही ना। भावना को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर एकाएक उसकी नजर अपनी ननद की ओर जाती है और जो जोर जोर से हंस रही थी। अच्छा, तो ये सारा किया धरा मेरी नाश पीटी ननद का है। इसका हर जाना तुम्हें भुगतना ना पड़ा ना, तो मैं भी तुम्हारी भाभी नहीं। अगली सुबह। भाभी, हरिओ भावना भाभी। अरे निपट गई क्या, जो ननद की आवाज नहीं सुनाई दे रही? क्या हुआ निधि, क्यों गरज रही हो? भगवान का शुक्र है भाभी, आपको सुनाई तो दिया, वरना मुझे तो लगा था कि कान अपने मायके कुरियर कर दिया आपने। मेरे कान तो सही सलामत है निधि, मगर लगता है कि तुम्हारी जुबान में जंग लग गई है, इसलिए तुम्हारी आवाज पुराने जमाने के फोन के जैसी टीली लीली कर रही है। बस बस, अभी मेरे पास आपसे लड़ने का समय नहीं। मेरी सहेली का बर्थडे है, जल्दी से ये ड्रेस प्रेस कर दीजिए, बिना किसी आनाकानी के। भावना अपनी ननद की बातों का कोई जवाब नहीं देती और कपड़े प्रेस करने लगती है। ये देख ननद अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहती है, ये भाभी को पीपल वाले भूत ने घेर लिया है। मेरे लड़ाकू लहजे में बोलने के बाद भी ये एकदम चुप है। कहीं ये शांति कोई क्रांति नहीं बनेगी? मगर ये भी तो हो सकता है कि भाभी ने ननद के आगे घुटने टेक दिए। ऐसा सोचकर ननद नहाने चली जाती है और भावना तपते हुए प्रेस को निधि के कपड़े पर छोड़ देती है। अब हुआ बदला बराबर। भावना, जरा जल्दी से यहाँ आना। भावना कमरे से बाहर चली जाती है और जैसे ही निधि नहाकर बाहर आती है तो अपने जले हुए ड्रेस को देखकर गुस्से से आग बबूला होकर चिल्ला पड़ती है, भाभी, हरिओ भाभी, हरिओ, जल्दी से यहाँ आओ। अब क्या हुआ निधि, क्यों गला फाड़ रही हो? तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दिए मैंने, दिखाई नहीं दिया क्या? भाभी सच सच बताओ, मेरे कपड़ों के साथ ये कारस्तानी तुमने ही की है? अरे मेरी प्यारी ननद, मैं कोई तुमसे नफरत थोड़ी करती हूँ जो ऐसा करूंगी। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो भाभी। अपनी ज्यादा दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हें आज का ही दिन मिला था। कितने प्यार से खरीदा था मैंने ये ड्रेस। मैंने भी इतने ही प्यार और मेहनत से कल सब्जी बनाई थी, जिसमें तुमने बरनी की मिर्च मिला दी, इसलिए इसे अपनी भाभी का पलटवार समझ लो। ये तुमने अच्छा नहीं किया भाभी। कसम है मुझे अपने जले हुए कपड़े की, अगर तुम्हें दिन में तारे ना दिखाए ना, तो मैं भी तुम्हारी ननद निधि नहीं। हर दिन के साथ ननद भाभी के बीच की नोकझोंक बड़ी लड़ाई में बदल गई थी। एक दिन भावना गुस्से से धधकती हुई अपनी ननद को जोरदार तमाचा मारकर कहती है, नाश पीटी नल्ली निठल्ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेशकीमती बनारसी साड़ी का सत्यानाश कर दिया? तुमने मुझे थप्पड़ मारा,
आज अगर मैंने तुम्हारा भूत ना उतारा ना भाभी तो देखो। निधि भावना के बाल खींचातानी करने लगती है। तभी राजीव और सरिता ननद भाभी की लड़ाई में कूदकर उन्हें छुड़ाने लगते हैं। अरे कमबख्तो, तुम्हारे अंदर से जीने की इच्छा खत्म हो गई है क्या, जो एक दूसरे के हाथों मरने के लिए भिड़ंत किए बैठी हो दोनों ननद भाभी। माँ, आज अगर मैंने अपनी प्यारी भाभी को भगवान को प्यारा नहीं किया ना, तो मैं भी निधि नहीं, मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं। आज ननद नाम का निपटारा करके ही दम लूंगी। बहुत हो गया ये कुत्ते बिल्ली के जैसे लड़ना झगड़ना। बस बहुत हो गया तुम दोनों का। जब देखो हिरोशिमा नागासाकी की तरह दोनों ननद भाभी लड़ने के लिए एक दूसरे के सामने आ जाती हो। अरे ननद भाभी की लड़ाई के लिए तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। निकल जाओ इस घर से, जाओ जाकर मोहल्ले में लड़ो, ताकि लोगों को पता चले कि सरिता की बहू और बेटी सबसे बड़ी लड़ाकू हैं। ऐसा कहकर सरिता अपनी बहू और बेटी को घर से बाहर निकाल ही रही होती है कि दोनों ननद भाभी गिड़गिड़ाते हुए कहती हैं, रुक जाओ माते, मुझे घर से मत निकालो, वरना आपकी बेरोजगार बेटी कहाँ जाएगी। मैं फिर कभी भाभी से नहीं लड़ूंगी। हाँ माँ जी, निधि को घर से मत निकालिए, मेरी नादान ननद कहाँ जाएगी। और लगे हाथ मुझे भी एक मौका दे दीजिए, क्योंकि नंद भाभी के बीच में नोकझोंक तो होती ही रहती है। सास मन ही मन खुश होकर कहती है, अरे वाह, मेरा पैतरा काम कर गया। वो हाँ ठीक है, मगर एक बात गांठ बांध लो, अगर दोबारा तुम दोनों ने इस घर में ऐलाने जंग छेड़ा तो अंजाम तुम जानती हो। हम समझ गए। इस तरह छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से जंग छेड़ने वाली ननद भाभी सर से छत छीन जाने के डर से लड़ना छोड़कर हंसी खुशी रहने लगती हैं। सड़क पर सैकड़ों गाड़ियों की लंबी चौड़ी लाइन लगी थी। तभी खाकी वर्दी में खड़ा एक पुलिस बुलंद आवाज अनाउंसमेंट करते हुए बोलता है, अटेंशन प्लीज, कोहरे के चलते अगले कुछ घंटों तक आगे का रास्ता बंद रहेगा। ये सुनकर सड़क पर खड़ी बड़ी सी कार में सवार अमीर संजिता कहती है, ओह शिट, ये सड़क भी अभी ही बंद पड़नी थी। रिलैक्स संजिता, सर्दी में सड़कें बंद होना लाजमी है। सड़क के किनारे ठंड में ठिठुरता हुआ एक गरीब बुढ़ा भुट्टे बेचने के लिए आवाज लगा रहा था। सर्दियों का बेनजीर गर्मा गर्म भुट्टे खा लो, आओ भाई गर्मा गर्म भुट्टे खाओ भैया, अरे सर्दियों को दूर भगाओ। ओफो, ये गए गुजरे गरीब इतने जोर शोर से चिल्लाकर आखिर जताना क्या चाहते हैं? ऐसे चीखने से भुट्टे खरीदने के लिए भीड़ तो नहीं उमड़ जाएगी। मम्मी डैडी, मैं और देर कार में नहीं बैठ सकता, मैं बोर हो रहा हूँ। हाँ शेखर, मुझे भी सफोकेशन हो रहा है। डैडी मुझे स्वीट कॉर्न खाना है, चलो ना। ओके माय सन, लेट्स गो। गाड़ी से उतरकर तीनों उस गरीब बुढ़े भुट्टे वाले के ठेले पर जाते हैं। अरे ओ बुढ़ाऊ, चल जल्दी से मेरे बेटे को स्वीट कॉर्न दे। अरे शेखर, इस गवार गरीब बुढ़े को स्वीट कॉर्न का मीनिंग भी मालूम नहीं होगा। भुट्टा बोलोगे तो बात बनेगी। अरे ओ बुढ़ाऊ, अब बुद्ध बने खड़ा देख क्या रहा है, फटाफट हाथ चला। उस बुढ़े अधेड़ शख्स के पास सर्दी से खुद के बचाव का कोई संसाधन मौजूद नहीं था, जिस मारे वो कोहरे का कहर झेलता हुआ भुट्टे सेक कर रोनित की ओर बढ़ाते हुए कहता है, ये लो बेटा। क्या कहा तूने बेटा? तो जैसे गरीब ज्यादा दाम कमाने के लिए बेफजूल की दावेदारी डालते हो ताकि हम जैसे रईस लोगों को लूट सको। अरे नहीं बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। बस करिए ड्रामा और पकड़िए 5 रुपए। अरे बेटा, ये मकई का दाना बहुत महंगा खरीद पड़ा है, एक भुट्टे का दाम 10 रुपए है, 5 रुपए और दे दो। अरे 5 ही क्यों बुढ़ाओ, तू बोल तो 50 रुपए दे देते हैं। अरे जरा जात तो देख अपने बेढंगे भुट्टों की। एक तो स्वीट कॉर्न भी सफाई के साथ नहीं बनाया, और तेरे 2 कौड़ी के भुट्टे के लिए कोई नहीं देगा तुझे 10 रुपए, और अब तुझे 5 रुपए भी नहीं मिलने वाले। एक तो बिना परमिट के यहाँ खड़ा है, अगर अभी पुलिस को पता चल गया तो तेरी खटिया खड़ी कर देंगे। संजीता और शेखर अपनी रईसी का रौब झाड़कर गाड़ी में बैठ जाते हैं, और वो बुढ़ा बिलखते हुए कहता है, कहाँ मैं गरीब बूढ़ा सर्दी के कहर को झेलकर 4 पैसे कमाने के लिए खड़ा हूँ, मगर मुनाफे की बजाय घाटा भोगना पड़ा। ये ऊंची इमारतों में रहने वाले रईस लोग हम गरीबों को रौंदते रहते हैं। इस तरह बेचारे उस गरीब को मुनाफे की जगह घाटे की मार झेलनी पड़ती है। हर एक सेकंड के साथ सर्दी का तापमान तेजी से गिरता चला जाता है। तभी चिंकी नाम की एक गरीब लड़की
12 साल के लड़के युग के साथ उनका शीशा खटखटाती है। साहब शीशा खोलो ना, मुझ गरीब पर तरस खाओ, कुछ पैसे देकर हम बेसहारा बच्चों की मदद करो ताकि सर्दी के कहर से बचने के लिए एक आधा कंबल खरीद सके। गुस्से में गुर्राती हुई संजीता शीशा नीचे करके चिंकी पर चिल्लाती है, तुम 2 कौड़ी के गए गुजरे गरीबों को एक बार में समझ नहीं आता? मैं तो भूल ही गई थी, तुम भूखे भिखारी को हाथ फैलाने के सिवाय कुछ नहीं आता। अचानक चिंकी के पीछे से एक चेहरा संजीता के सामने आता है। मेरी दीदी को मत डांटो आंटी। उस गरीब बच्चे को देखकर संजीता की हवाइयां गुल हो जाती हैं। वो बच्चा ठंड से थर थर कांप रहा था। वो झटपट से गाड़ी से नीचे आकर उस गरीब बच्चे को गले से लगाती है। कुछ पल पहले जो औरत गरीबों पर सिर्फ गुस्सा उतार रही थी, वो फूट फूट कर रोते बिलखते हुए बोलती है, युग मेरा बेटा कहाँ चला गया था तू? ए लड़की यही रुक और ये बता कि कहाँ से चुराया था? शेखर हम इसे ऐसे नहीं जाने देंगे। जरूर इन गरीबों का कोई बड़ा गैंग है जो बच्चों को सर्दी के कोहरे में किडनैप करता है। चल लेकर चल हमें। संजीता युग को लेकर चिंकी के साथ चलने लगती है। चिंकी एक कैंप के पास आकर रुक जाती है। सैकड़ों गरीब अपने टेंट के आगे आग जलाकर टाट ओढ़े बैठे थे। तभी चिंकी अपने माता पिता अधीरा और चंपा को सब कुछ बताती है। तुम दोनों को मैंने पहले भी कहीं देखा है। हाँ, तुम तो वही गरीब हो ना जिसे सड़क पर मेरी गाड़ी टकराई थी। मेरे बच्चे को किडनैप करके तुमने इसे ठंड के कोहरे में ऐसी मैली कुचली जगह में रखा। मेरे बेटे को लग्जरी लाइफ की आदत थी। तुम गरीब के कारण मेरा बच्चा इतने वक्त से सर्दी का कहर काट रहा था। अब तुम देखो, तुम गरीब परिवार की सर्दी अब सलाखों के पीछे कटेगी। संजीता फौरन पुलिस को वहां बुला लेती है और अधीरा थरथराते हुए कहता है, साहब अगर हमें इस बच्चे को बेचना ही होता तो कब का इसका सौदा करके शान और शौकत से सर्दियां बिता रहे होते, यूं सर्दी का कहर नहीं काट रहे होते। बताओ इन मैडम से तुम्हारी मुलाकात से लेकर इस बच्चे के मिलने की पूरी बात बताओ। गरीब अधीरा और उसका भूखा परिवार कड़के की सर्दी में ठिठुरते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर हाथ फैलाए बैठा हुआ था कि कब कोई अमीर श्रद्धालु उनके हाथ में कुछ खाने को दे जाए। तभी एक गाड़ी अनाउंसमेंट करती हुई गुजर रही होती है। शहर के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि सभी जन अपने घरों में रहे। तेज बर्फबारी के चलते अगले 1 महीने तक सभी मंदिर बंद रहेंगे। बाबूजी, अब क्या होगा? इस मंदिर से मांगकर ही तो हमारी भूख मिटती थी। ये भी आसरा हमसे छीन गया। अजय, अब हम गरीब क्या खाएंगे? चंपा, चिंकी, धीरज धरो। सर्दियों में सैकड़ों रईस हम जैसे गरीब राहगीरों के लिए खाना, कंबल और कपड़े बांटते हैं। उससे सर्दियां बीतने तक हम गरीबों का गुजारा हो जाएगा। गरीब परिवार की आस तब टूट जाती है जब जाड़े के उस बरस सड़क एकदम सुनसान नजर आती है। ठंड चारों ओर तबाही मचा रही होती है। उसी बीच वो गरीब सड़क किनारे ही बैठे हुए सर्दी के कहर को काटते हैं। हे भगवान, ये सर्दी का कहर कहीं मुझ गरीब के परिवार को अपना कौर न बना ले। न सर पर छत है, न खाने को दाने। इस साल तो किसी ने हम गरीबों के लिए मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। सर्दी के बचाव की खातिर आखिर ओढ़ने पहनने को भी कुछ नहीं है। तभी एक अनाउंसमेंट होता है कि सर्दी के कहर से बचने के लिए सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त कैंप लगवाया है। चलो चलो, जैसे तैसे जाड़ी से बचने के लिए ये टाट की छत तो है। अब रात भर कोहरे का कहर तो नहीं काटना पड़ेगा। अगले ही दिन वो भूख से मचलते सड़क पर आने जाने वाली गाड़ी का किवाड़ खटखटाती है। तभी धुंध शेखर की गाड़ी से उन गरीबों को गहरी चोट आ जाती है और एक बड़ी भीड़ वहाँ घिर जाती है। मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अरे ओ गरीब, टकराने के लिए तुम्हें हम रईस की ही गाड़ी मिली थी। अरे आपकी गाड़ी से मेरी बच्ची को चोट लग गई। अरे किसने कहा था तुम्हें बीच में आने को? एक तो सर्दी के कोहरे के कारण सड़क साफ नहीं दिख रही। जानबूझकर हमारी गाड़ी से टकरा गई ताकि मोटा पैसा ऐड सके। संजीता उस गरीब को खूब खरी खोटी सुनाकर घर आ जाती है, जहाँ उसका 12 साल का पागल बेटा कहता है, मम्मी आ गई। मम्मी, आप मेरे लिए टॉफी लाई हो? हाँ मेरा बेटा, ये ले टॉफी खा। मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ। युग गार्डन में बॉल खेलता हुआ कब बाउंड्री पार कर जाता है और कुछ दूर आकर ठंड के मारे बेहोश हो जाता है, जिसके बाद अधीर उसे कैंप ले आता है। मम्मी, ये आंटी अंकल बहुत अच्छे।
इन्होंने अपना थाना भी मुझे खिलाकर खुद नहीं खाया। ये सुनकर शेखर और संजीता का सर शर्म से झुक जाता है और अधीरा कहता है, मेम साहब, हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। दोस्त, तुम्हारे कारण हमारा बेटा जिंदा है। अगर तुम इसे कैंप में नहीं लाते तो ये सर्दी के कहर का कौर हो जाता। तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सर्दी की उस शाम कोहरे के साथ शेखर और संजीता की बुरी सोच भी छट चुकी थी, जिसके बाद संजीता और शेखर उस गरीब परिवार के लिए अच्छे अच्छे खाने लाता और पहनने के लिए भी अच्छे अच्छे कपड़े लाता। और शेखर ने अधीरा को अपने साथ काम पर रख लिया, जिसके बाद से उन गरीबों की जिंदगी बदल गई। जिसके बाद से संजीता और शेखर के हाथ केवल गरीबों को मौसम के कहर से बचाने के लिए बढ़ चढ़कर उठते हैं। वीरपुर नामक गांव में अचानक से एक चुड़ैल आई, जिसने गांव में आतंक मचा दिया था। अचानक से वो लोगों को बर्फ बनाने लग गई थी, पर वो ऐसा क्यों कर रही थी, ये जानने के लिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। अमावस की रात थी, कड़कड़ाती जनवरी में ठंड की फुहार थी और चारों तरफ कोहरा और अंधेरा था। जंगल से जंगली जानवरों की अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। तभी हवा में उड़ती हुई एक चुड़ैल जमीन पर उतरती है और घुंघरू की आवाज में आगे की ओर बढ़ती है। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। आज फिर से इन लोगों को मैं बर्फ बनाऊंगी, पर उससे पहले मुझे भूख लग रही है। बर्फ कहाँ मिलेगी मुझे? देखती हूँ, किसी ने तो जमाई होगी ताकि मेरी ताकत बढ़ जाए। ऐसा कहकर चुड़ैल किसी अमीर के घर में जाती है, जिसकी फ्रिज में बर्फ जमी थी। उसे खाकर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और वो कहती है, शुरुआत अब मैं यहीं से करूंगी, इन लोगों को ही बर्फ बना देती हूँ। चुड़ैल अपने जादू से सोते हुए पति पत्नी को बर्फ का बना देती है। उसके पश्चात वो दूसरे घर में जाकर और 2-3 लोगों को बर्फ बना देती है। वो ऐसी बर्फ बनाती थी जो कि पिघलती भी नहीं थी। वैसे ही ठंड का मौसम था। अगली सुबह जब मुखिया राम किशोर अपने दोस्त वीरेंद्र के घर जाता है तो उसका दरवाजा नहीं खुलता। परेशान होकर जब वो दरवाजा खुलता है तो उन दोनों को जमा हुआ पाता है। फिर अपने सिर पर हाथ मार करके वो कहता है, अरे गजब हो गया भैया, गजब हो गया। अरे वो चुड़ैल ने हमारे दोस्त को भी बर्फीला बना दिया और उनकी मेहरारू को भी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग उसके पास आते हैं और घबरा जाते हैं। तभी रवीना नाम की औरत भी रोते हुए मुखिया के पास आकर कहती है, मुखिया जी, अरे मैं बर्बाद हो गई, कुछ कीजिए। अरे वह चुड़ैल मेरे घर में भी आई थी और उसने मेरे दोनों बच्चों को बर्फ का बना दिया। अब मैं क्या करूंगी? कुछ कीजिए मुखिया जी, मेरे बच्चों को ठीक कीजिए। क्या लगता है ये बर्फ बनाने वाली चुड़ैल गांव में और भी लोगों को बर्फ बनाकर चली गई। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है, हमें उसकी जड़ तक पहुंचना ही होगा। रवीना परेशान मत हो, तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। मुखिया जी, अरे बचा लीजिए। काश हमारे गांव में ऐसा कोई शख्स आ जाए जो हमें इस चुड़ैल से मुक्ति करा पाए, क्योंकि हमारे गांव के तांत्रिक बाबा ने भी कई कोशिशें करके देख ली हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो जीवन। ऐसे ही वो बर्फ वाली चुड़ैल सर्दी में आकर लोगों को और सर्दी का एहसास कराती थी। लोगों को बिना बर्फ बनाए उसने आसपास बेहद बर्फबारी कर दी थी, जिससे कुछ लोग खुश थे ये सोच करके, अरे वाह, हमारे गांव में देखो आसपास कितनी बर्फ जम गई है, ऐसा लग रहा है हम स्विट्जरलैंड में हैं। अरे नहीं, हमारे जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही मौसम बनता है। वो तो सही बोले जी, जल्दी चलिए हम बाहर जाकर बर्फ में खेलेंगे। हाँ बिल्कुल। ऐसा बोलकर वो पति पत्नी टोपा मफलर स्वेटर पहने बाहर बर्फ को इकट्ठा कर स्नोमैन बनाते हैं और एक दूसरे को गोला मारते हैं। उन्हें देखकर गांव के और भी लोग बर्फ के मजे लेने लगते हैं और ये सब देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। ये क्या, मैंने तो इन लोगों को परेशान करने के लिए इतनी बर्फ जमाई थी, पर ये लोग तो खुश होकर खेल रहे हैं। अभी इन्हें बर्फ जमाती हूँ। ऐसा कहते ही चुड़ैल अपने जादू से लोगों को बर्फ बना देती है। जो जैसा था उसी जगह जम जाता है। ये देखकर कुछ लोग घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलते। तभी मोंटी एक बैग लिए वहां आता है। गांव में ऐसी बर्फ देखकर वो खुश था, लेकिन फिर जमे हुए लोगों पर उसकी नजर पड़ी तो वो देख मोंटी अचंभित हो जाता है। हे भगवान, आखिर इस गांव में ऐसा क्या घटा है जिससे यहाँ के लोग जम गए हैं? इस गांव में कभी इतनी बर्फ नहीं जमी, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। इतना कहकर मोंटी अपने चाचा राम किशोर के घर लौटता है
और उनसे गांव के लोगों के बारे में पूछता है। तो राम किशोर घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके धीरे से कहता है, अरे बेटा क्या बताऊं तुम्हें, 4 महीने से यहाँ एक चुड़ैल का साया है। पता नहीं वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। लोगों को बर्फ बनाकर मारे जा रही है और बर्फ खाती भी है। क्या 4 महीने? हिमानी भी 4 महीने पहले मुझे छोड़कर चली गई और उसे भी बर्फ खाने का शौक था, पर उसका गांव से क्या ताल्लुक? मुझे थोड़ा और सोचना होगा। रात को जब मोंटी सोने की कोशिश कर रहा था तो अचानक से चुड़ैल उसके सामने आ गई और कहती है, मोंटी मैं जानती हूँ तुम यहाँ वापस लौट आए हो और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी जैसे तुमने मेरे साथ किया। हिमानी, इसका मतलब तुम ही ये सब कर रही हो? पर क्यों? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? झूठ मत बोलो। भूल गए वो दिन जब मैंने तुमसे कुछ मांगा था और तुमने क्या किया? उस दिन मेरा जन्मदिन था, तुम मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लाए थे। फिर मैंने कहा, मोंटी यार, मेरा बर्थडे फीका फीका सेलिब्रेट करोगे क्या? आई नो कि तुम मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लाए हो और मुझे आइसक्रीम भी खानी है। अरे इतनी कड़क ठंड में आइसक्रीम खाओगी तो जम जाओगी। देखना आसपास कितना कोहरा हो रहा है और तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। मोंटी, तुम्हें पता है ना मुझे आइसक्रीम सर्दियों में खाना बहुत पसंद है और मेरा नाम हिमानी है। हिमानी मीन्स बर्फ। और एक चीज और, मुझे बर्फ वाली जगह जाना है, स्विट्जरलैंड। अभी चलो ना। पागल हो गई हो क्या तुम? इतने सारे तोहफे लाया हूँ और फिर भी कैसी बेतुकी बातें कर रही हो? और स्विट्जरलैंड जाना है, यहाँ तो नहीं रखा है ना वो? अच्छा तो कश्मीर ले चलो, मुझे बर्फ देखनी है। लगता है इतने पर भी तुम्हारी खोपड़ी में एक भी बात नहीं बैठी। क्या समझती हो तुम खुद को? फालतू की चीज की डिमांड मत करो यार। हिमानी मोंटी की डांट से रोने लगती है। तभी वो घुटने पर बैठकर कहता है, यार हिमानी जान, सॉरी ना, बाबू गुस्सा आ गया था। वो क्या है ना, मेरा काम इतने अच्छे से चल नहीं रहा और तुम्हारा जन्मदिन था। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं तुम्हारा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करूं, पर यह सुनकर मेरा पारा हाई हो गया क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ नहीं ले जा सकता। इट्स ओके, मेरी ही गलती है। मैंने तुमसे ज्यादा मांग लिया कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। हाँ, पर मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। पास में ही एक न्यू मॉल बना है जहाँ स्नो वंडर है। वहाँ हर चीज तुम्हें स्विट्जरलैंड जैसी लगेगी। वो जानवर भी बने हुए हैं और इतनी ठंड होगी वो जगह कि तुम्हें मोटी मोटी जैकेट्स पहननी होंगी। और बर्फ भी है वहाँ पर, लेकिन बर्फ नकली है और ठंड होगी असली। क्या सच में तुम मुझे वहाँ ले जा रहे हो? हाँ बिल्कुल, इतना तो कर सकता हूँ। आई लव यू हिमानी एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। तभी हिमानी अपना केक कट करके मोंटी के साथ स्मॉल वंडर जाती है। मोंटी से जैकेट पहनकर नकली बर्फ में स्कीमिंग करती है तो कभी खेलती है और फोटो खिंचवाती है। चलो यार, बहुत देर हो गई, अब बाहर चलो, बंद होने वाला है ये। आती हूँ, तुम बाहर वेट करना आइसक्रीम पार्लर में। हिमानी उसके पीछे जाती है कि उसे एक अंदर किसी बच्चे की आवाज आती है, पर अंदर कोई नहीं होता। वो जगह खाली हो चुकी थी। अंदर धीरे धीरे ठंड का तापमान बढ़ रहा था तो उससे सहन नहीं हो रहा था। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। मोंटी, मोंटी दरवाजा खोलो, कोई है? कोई मुझे बचाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब क्या होगा? मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। 2 घंटे बीत जाते हैं। मोंटी उसका वहीं इंतजार करता है। जब वो नहीं आती तो वापस वहां जाता है और दरवाजा खुलवाता है जहां हिमानी ठंड के कारण जमकर मर चुकी थी। ये देखकर मोंटी बहुत रोता है। वो किसी को मदद के लिए बुलाने जाता है। इतने में हिमानी चुड़ैल बनकर वहां से गायब हो जाती है और गांव में आ जाती है। मोंटी ने मुझे मार डाला। वो मुझे देखने के बाद भी मरा हुआ छोड़कर चला गया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इसी गांव में शायद वापस आया होगा। अब मैं भी लोगों को सर्दी में बर्फ बनाकर उसकी जान लूंगी। और मोंटी से बदला। तुम्हें गलत फहमी हुई है हिमानी। हिमानी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं मदद के लिए गया था। झूठ बोल रहे हो तुमने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ये सब किया। अब मैं छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी जमा कर, जैसे मुझे मारा था। मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। बर्फ की कमजोरी, आग, हाँ, आग लगानी होगी। अरे चुड़ैल यहाँ? तू चाचा है ना इसका, तू भी जाएगा। चुड़ैल उसको जमाती है। इतने में मोंटी गायब हो जाता है और बाहर की झोपड़ी में मिट्टी का तेल छिड़कता है। वहां चुड़ैल आ जाती है। ओह, यहाँ हो तुम?
माफ करना, पर मुझे लोगों को बचाने के लिए हिमानी ये करना होगा। तभी वो माचिस की तीली से आग लगाकर झोपड़ी से बाहर कूद जाता है, जहां वो बर्फ वाली चुड़ैल तिल तिल कर मर जाती है और जमे हुए लोग पहले जैसे ठीक हो जाते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।